अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। रूस यूक्रेन की जंग के तनाजुर में पाकिस्तान पर मगरबी दबाव बढ़ने लगा है। पाकिस्तान बदस्तूर ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। दूसरी जानिब अमरीका भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है और बरतानिया ने भी बगैर कोई वजह बताए पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का तयशुदा दौरा अज खुद यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया है। ये दौरा बरतानिया की दावत पर ही हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल इस आलमी पेशरफ्त से यकसर बेनियाज नजर आती है। मुल्की फजा अदम एतमाद के माहौल के सहर में है। अपोजिशन की हर चाल अदम एतमाद की तहरीक के लिए है और हुकूमत का हर इक़दाम इस तहरीक की नाकामी के लिए है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के मुताबिक वजीर आजम इसी सिलसिले में जल्द कराची जा रहे हैं, जहां वो MQM और GDA की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च कल लाहौर पहुंचेगा, जबकि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूक सिंध मार्च कल कराची पहुंचकर अंजाम पजीर होगा। कल लाहौर और कराची का सियासी दर्जा हरारत उरूज पर होगा। अदम एतमाद की तारीख का इंतजार अब तक जारी है। इसका इल्तिवा अपोजिशन की बेबसी जाहिर करता है या फिर हिकमत अमली, इस पर मुख्तलिफ आरा हैं। जहांगीर तरीन लंदन में है, गर्ज इलाज है, लेकिन क़याम मायने खेज है। इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का किरदार सबसे अहम हो जाता है कि सबकी नजरें उन दो नामों पर हैं जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नून लीग की तायद से सामने आना बाकी हैं, यानी वजीर आजम और वजीर आला पंजाब। यही जानने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि जो सब कुछ छुपा कर बैठी अपोजिशन पूरे एतमाद है या फिर बेबसी तक हालात पहुंच गए हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आगाज यहाँ से कर लेते हैं। जो अपोजिशन इत्तेहाद गुज़िश्ता एक महीने की मुलाकातें, मेरे ख्याल से 5 तारीख ही थी, 5 फरवरी, जिस दिन पहली मुलाकात हुई थी इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। हुकूमत की तरफ से आज वजीर साहब भी फरमा रहे हैं कि बैरूनी हाथ है जो जरदारी साहब और मियाँ साहब को करीब लाया है। क्या वाकई बैरूनी हाथ इन दोनों को करीब लेकर आए हैं? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये वज़रा जो हैं ये आज से नहीं, जिस दिन से इनकी गवर्नमेंट बनी है उस दिन से ये उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। और आप 3.5 साल के इनके बयान देखें, वो किसी वज़रा या किसी रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मेंबर्स के नहीं लगते, बल्कि वो एक जोकराना, नॉन सीरियस और इर्रेलेवेंट सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह अदम एतमाद जब से शुरू हुई है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेके आते हैं जिनका बिल्कुल उससे कोई रियलिटी से तल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताएं कि बैरूनी ताकतों ने हमें क्या कहना है। हम ये एक नया शोशा इन्होंने छोड़ दिया है कि जी बैरूनी ताकतें यहाँ पैसे लगा रहे हैं। भाई, आपकी अपनी नलायकी, आपकी अपनी नॉन परफॉर्मेंस, और आपने जो मुल्क का अशर किया है, जो अवाम का 2 वक्त की रोटी जिनको नसीब नहीं है, उनका जीना मुश्किल किया हुआ है, ज़िंदगी में उनकी तलखियाँ हैं, तो मैं समझता ये सारी चीज़ें जब सामने आपकी हैं तो उस वक्त किसी बैरूनी ताकत को या अंदरूनी ताकत को, अभी अपोजिशन का भी तो स्टांस यही है ना कि हमारी ये जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि जब मुल्क और लोग इस तरह फंसे हुए हैं इनकी गवर्नेंस में, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, हम आगे बढ़े और अपना एक रोल अदा करें और इनसे छुटकारा दिलाएं इस कौम को और मुल्क को। तो उसके लिए अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। अब ये काम शुरू किया है हमने, उससे ये बुखलाए हुए हैं, बुखलाहट में बयान दे रहे हैं तरह तरह के। अब ये इल्ज़ाम जो है ये बड़ा एक्सट्रीम, मैं कहता हूँ एक ऐसा बोंदा सा इल्ज़ाम है। इस पे जाए ना, ये इंक्वायरी करें, इनके पास गवर्नमेंट है, इनके पास अदारे हैं, इनके पास एजेंसीज हैं, इनके पास हर तरह का एक जरिया है छानबीन का, तो सामने ले आए। ये तो घबराए हुए हैं सर, ये तो घबराए हुए हैं, मगर आप लोगों ने अगर बहुत कुछ खुफिया रखा है तहरीक अदम एतमाद को लेकर, मगर 48 घंटे की एक डेडलाइन भी दी, मगर फिर भी तारीख का ऐलान ना हो सका। कोई आप लोग की तरफ भी कोई खदशात मौजूद हैं? कुछ मसाइल स्टिल मौजूद हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बयान जो है, मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम आपस में एक पॉइंट पे, एक एजेंडे के 1 पॉइंट एजेंडा जो है उस पर इकट्ठे हैं सारी अपोजिशन। तो उस पर अगर मौलाना साहब ने कोई बयान दिया है तो उनका किस तरफ इशारा है कि तारीख जमा कराने की तरफ से, मेरा ले तो नहीं हो सकता, क्योंकि 48 घंटे में तो वो मसवदा जमा नहीं कराया जा सकता था। इसी तरह बिलावल साहब बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ तय है कि हम सारे इस चीज़ पे
फैसला किया है कि हमने तरीके अदम लानी है। दूसरा सर, मजबूरी तौर पर फिर कौन लीड कर रहा है? कुछ बयान वो दे रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं कि 8 तारीख को पहुंचेंगे, मौलाना साहब ने 48 घंटे का तय नहीं हो सका, तो कौन ऐलान करेगा हतमी कि आप लोग ये पेश करने जा रहे हैं, इसकी रिक्वेजिशन देने जा रहे हैं? हतमी ऐलान तो यही है कि एक ये है कि हमने तरीके अदम लानी है। कब? दूसरा हतमी फैसला सुन लेना। दूसरा हतमी फैसला हतमी ये है कि हमारे नंबर पूरे हैं। अब एक चीज़ आ रही है सामने के जी सूबों में क्या किया जाए, पंजाब में क्या किया जाए, तो मेरा हाल है आने वाले दिनों में, आप चंद दिनों में देखेंगे कि उसमें फैसले हो जाएंगे कि पंजाब में प्रोविंसेस को इंटैक्ट रखना है या हम वहाँ पे भी चेंज लानी है। चेंज लानी है तो किस किस्म की लानी है। तो ये मेरा चीज़ें काफ़ी करीब पहुँच गई हैं। जिस तरह पहले था कि क्या जो अबूरी सेटअप है, इंटरम हमारा अरेंजमेंट होगा वो 23 तक होगा या फौरी इंतखाबात के लिए होगा, तो उस पर PMLN जो है वो तो बड़ी इसमें वाज़ह थी, क्लैरिटी थी उसको कि हमें एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए फ़ौरन जाना है ताकि सही मैंडेट जो है लोगों का वो जिस जमात को मिले वो आगे आके गवर्नमेंट बनाए और अपनी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करे। राणा साहब, ये कह सकते हैं कि इस एक नुक्ते पर आप सबने इत्तेफाक कर लिया है कि फौरी इंतखाबात के लिए पूरी अपोजिशन मुत्तफिक है, या ये भी अभी ऑन टेबल है फॉर डिस्कशन? मेरा ऑलमोस्ट इस पे हम मुत्तफिक हो गए हैं। ऑलमोस्ट इस पे कोई किसी को मेरा दूसरी राय नहीं कि हाँ इलेक्शन जल्दी होने चाहिए और उसकी मोडालिटी क्या होनी चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इलेक्शन शफाफ इलेक्शन के लिए भी करनी है। तो इस शफाफ इलेक्शन के लिए भी सर कितना टाइम रख रहे हैं? जो डिस्कशन हो रही है कि 3 माह, 4 माह, 2 माह के 1 माह, कुछ इसके ऊपर भी बात हुई है कितने अरसे में इंतखाब हो जाए और उस दौरान इंटरिम होगा, क्या होगा? देखिए मैं यही कह सकता हूँ कि 0 से लेके 3 मैक्सिमम 3 महीने तक हो सकता है, हो जाएगा, ये हो सकता है। अच्छा, 0 से लेके ये भी हो सकता है कि हम इंटरिम अरेंजमेंट ही ना करें, ये भी डिसाइड कर लें। तो यही सेटअप ही 3 माह चले जो मौजूद है, इन हाउस चेंज हो जाए? नहीं नहीं नहीं, 0 मतलब आई मीन के लेट्स से कि अगर अदम हो जाता है तो आगे बनाया ही ना जाए, कोई सेटअप ही ना बनाया जाए, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो सर गवर्नमेंट कैसे रन होगी? जो डेली रूटीन वर्क है यहाँ का, निजाम का, वो कैसे चलेगा? मेरा लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा नहीं समझ सकी कि वो उसकी बहुत जरूरत नहीं होती, फौरन ही फिर केयर टेकर आ जाएंगे और इलेक्शन के लिए। ओके, केयर टेकर पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप लोगों ने प्लान बहुत खुफिया रखा हुआ है कि अभी तक वजीर आजम इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, MNA से भी मिल रहे हैं, कुछ नाराज अरकान से भी बातचीत हो रही है और आज भी उन्होंने कहा कि सब कुछ इंटैक्ट है, होमवर्क मुकम्मल है, उनकी नंबर गेम भी पूरी है। आप लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट कौन हो रहा है आप दोनों में से? आप मेरा हाल वज़रा के बयानात, प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, उनका इत्तेहादियों के पास आना जाना, अपने MNAs को मिलना, आप खुद ही समझ लें घबराया हुआ कौन है। ये तो बड़ी कोई लंबी चौड़ी समझने वाली साइंस नहीं है। क्या आपको नहीं पता चल रहा कि ये प्राइम मिनिस्टर जिसका ईगो का मसला होता है, जिसका इंतकाम उसमें कूट कूट का भरा हुआ है कि मैंने इंतकाम लेना है, आज वही प्राइम मिनिस्टर वो मोहन से मिल रहा है 1 to 1, वही वो चौधरी साहबान के घर जा रहा है, वही वो वहाँ जा रहा है 90 पे जा रहा है, वही सारे अपने इत्तेहादियों को मिल रहे हैं और इंडिविजुअली MNAs को भी मिल रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे कौन घबराए हुए कौन समझ रहे हैं। कुछ पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार काफ लीग के किरदार के ऊपर बड़ी बात की जा रही है, उसकी अहमियत पर बड़ी बात की जा रही है। हसन मुर्तजा साहब ने तो ये भी कह दिया कि परवेज इलाही साहब की शेरवानी तैयार है। क्या मुस्लिम लीग, और उन्होंने ये भी आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि नून लीग को भी कोई एतराज नहीं, क्या मुस्लिम लीग नून भी पंजाब में CM परवेज इलाही देखने को तैयार है? देखिए बिलावल साहब क्या कहते हैं या कोई और क्या कहता है, लेकिन इसकी बात तो हकीकत है कि PMLQ एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी अहमियत है। उन्होंने यहाँ 5 साल हुकूमत की है मरकज़ में और सूबे में, तो मैं समझता हूँ ये कहना कि उनका रोल नहीं है, रोल तो उनका है। अब फैसला क्या होता है कि क्या सूबों को छेड़ना है, नहीं छेड़ना, वहाँ में तब्दीली लानी है, नहीं लानी, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। मेरा ये कहना राणा साहब, ये फैसला अभी नहीं हो सका तो फिर कब फैसला होगा? अभी तक
यही नहीं कि आगे क्या होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी तारीख तय नहीं हुई, इसलिए ये कह रही हूं कि 22 और 23 तारीख अहमियत है। ओआईसी भी होने जा रही है, 23 मार्च का एक दिन भी है। 8 तारीख 9 तारीख के बाद आज शेख रशीद साहब ने कहा कि 1 महीने का प्रोसीजर होगा, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी दरखास्त, स्पीकर साहब 3 दिन रखेंगे, फिर वो तारीख देंगे, फिर 7 दिन तकरीरें होंगी, वो 25-26 दिन आप लोगों के भी जेहन में है कहीं? अब आयशा आप खुद ही सोच लें कि शेख साहब जो हैं, शेख रशीद, उनके बयान जो आपने बताया है कि 1 महीना भी है, वो यही है कि वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, अभी हम 1 महीना तो है ना जी, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। वरना तो कोई और वजह नहीं कि 1 महीना तो है ना, दिन गिन रहा है कि जी ये इतने दिन लगेंगे, रिक्विजिशन पे इतने दिन लगेंगे, जमा कराने पे इतनी दिन डिस्कशन होगी। वो तो दिन अब देख रहे हैं कि हम कितनी देर है, तो वो मेरा ख्याल है अब राणा साहब फिर उनके दिन तो आप ही बढ़ा रहे हैं ना। अब वो 1 महीना भी तब शुरू होगा जब आप रिक्विजिशन देंगे, तो अभी तो उस रिक्विजिशन की तारीख तय नहीं हुई है। नहीं, वो जल्दी आ जाएगी। आप उनका महीने से पहले ही उनका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको लगता है एज पॉलिटिशियन, आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, कि ये 22-23 मार्च से पहले आप लोग पहुंच जाएंगे अपने जो भी गोल है, या फिर ये 23 के बाद के मामलात रहेंगे? नहीं देखिए, ये जो 22-23 का इसमें नहीं कोई सिलसिला। जब हम जमा कराएंगे, रिक्विजिशन करेंगे, तो उसमें 15 दिन के अंदर अंदर उनको इजलास में लाना है, तो उसमें वो बीच में ही वो आ जाएगी करारदाद जो अदम इत्मीनान वाली है। राणा साहब इसमें ना बड़ा अहम रोल है स्पीकर का किरदार, उसका सवाबदीदी इख्तियार। जाहिर बात है आप लोग सब बैठकर इसके ऊपर भी बहुत डिस्कस कर रहे होंगे कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो न्यूट्रल रहे और मामलात। आज तक आप लोग खुश नहीं हो सके स्पीकर असद कैसर साहब से। सो प्लान में क्या डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही लाना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या स्पीकर की तरफ भी बढ़ सकती है ऑपोजिशन? अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर का ही फैसला है कि उनके खिलाफ लाना है, लेकिन स्पीकर पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हर सूरत वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करना पड़ेगा, वरना वो खुद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए। तो मैं नहीं समझता कि स्पीकर कभी जब भी कभी कोई अदम इत्मीनान की तारीख आई है, तो स्पीकर को करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोसीजर है रूल्स रेगुलेशन में, वो करना पड़ा है अडॉप्ट। तो उसमें मेरा हाल है ऐसी नहीं कोई बात के कोई वो ऐसी हरकत करें कि उससे जो अपने आप को डुबो दें। राणा साहब नंबर गेम में इस वक्त आप लोग कहाँ खड़े हैं? आप लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं मुनहरिफ अराकीन पर, इत्तेहादियों के ऊपर। किस तरीके से अपनी नंबर गेम पूरी कर रहे हैं? 172 आप लोगों को ही शो करने हैं असेंबली में। हमें देखो 162 हमारे हैं, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदे चाहिए हमारे पास, उससे भी डबल हैं या उससे भी ज़्यादा हैं जो आप कह रहे हैं पीटीआई के लोग हैं। लेकिन उसके अलावा इत्तेहादी भी आप देखेंगे कि उनका भी जब फाइनल फैसला होगा वो इंशाल्लाह मुस्बत ही होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका अपना भी फ्यूचर है इस पॉलिटिक्स में, उनका बहुत बड़ा तजर्बाकार लोग हैं। सर तो ये काफली की जानिब से अभी तक शहबाज शरीफ की इशाइये की दावत तो कबूल नहीं की गई, तो वो कब तक फैसला करेंगे? कुछ इस मुतालिक अगर आप बता सकें। नहीं हो जाएगा, आप परेशान ना हो। फैसला अगर उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि हम अदम इत्मीनान में साथ देंगे अपोजिशन का, तो ये भी नहीं उन्होंने कहा कि हम अदम इत्मीनान के खिलाफ वज़ीर आज़म का साथ देंगे, तो मेरा ख्याल है इसमें आप क्यों दूसरी तरफ ले जाते, बल्कि ज़्यादा इसको लिया जाए कि वो फेवरेबल है टूवर्ड्स अपोजिशन, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म के तो इत्तेहादी हैं, वहाँ तो कहने में कोई उनको विभाग उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम उसके साथी हैं, लेकिन वो तो ये भी नहीं कह रहे कि हम उसके साथी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इत्तेहादी बनने को तैयार हैं, इसका मतलब है वो आपके इत्तेहादी बनने को तैयार है, मगर एट विच कॉस्ट? जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुछ बड़ा देना पड़ेगा। क्या वो बड़ा देने को, क्योंकि नून लीग का स्टेक सबसे ज्यादा है पंजाब में, और क्या नून लीग वो सब कुछ देने को तैयार है जो वो चाह रहे हैं? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मुल्क पे सबसे जो बड़ी एक इवल है, या जैसे मुल्क को ख़राबी या लोगों की ज़िंदगियों में ख़राबी पैदा हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर को मेरा हाल सबसे पहले उससे जान छुड़ानी है, जिस तरह भी छुड़ानी है। अब किस तरह आगे बढ़ते हैं, किस तरह चलते हैं, वो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। उस पर सोच विचार हो रही है।
सर ये बताइएगा कि आपके पहुंचते पहुंचते मामला जहां जा रहे हैं, अगर वजीर आजम इमरान खान ने ही असेंबलियों को तोड़ दिया तो फिर आपके हाथ क्या होगा? वो तो फैसला फिर इमरान खान का ही होगा, जो भी होगा। कमाल है, यही तो हम चाहते हैं। असेंबलियों को ही तो हम चाहते हैं वो तो डिसॉल्व हो जाए, इलेक्शन हो जाए, वो इलेक्शन होंगे ना उसके बाद। तो ये तो हम चाहते यही हैं। अगर वो खुद कर दे ये नेक काम तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन ये तो आपने जो बात की, मुबारक आपके लफ्ज़ों को मुबारक हो कि वो खुद ही ये सारा किस्सा कर दें ख़त्म और अपनी इज्जत बचा लें कि बस ठीक है अपने इतमाद से बच जाएं और खुद ही डिसॉल्व कर दें। नहीं तो क्या ये तो ये जितनी दिलचस्प सूरत हाल ऑपोजिशन बनाकर आगे बढ़ रही है, कहीं ये भी मुमकिन है कि ये जो अदम इत्तेमाद की तहरीक है वो कामयाबी ना हो और नाकामी का मुंह देखना पड़े इसे? फिर ऑपोजिशन के पास क्या बचेगा? आप ऐसी बात ना करें, ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सर सियासतदान तो सारे ऑप्शन खुले रखता है ना। मुमकिन हमारी सियासत तो मुमकिनात का ही नाम है। आयशा, इस मूव में फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। ओह सर, तो फेलियर इज नॉट द ऑप्शन, तो मुस्लिम लीग नून किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इट मींस। मैंने जो ये कहा है, फिर आप देखें ना कि जो आप कह रहे हैं कि नाकामी, वो किसी सूरत में अल्लाह के फजल से नहीं होगी। मियां नवाज शरीफ की वापसी का फिलहाल कोई प्लान है या जब तक वजीर आजम इमरान खान है वो तब तक तो नहीं, उसके बाद जरूर? नहीं, ये बात नहीं है। अभी तक तो उनका नियर फ्यूचर में प्लान नहीं है। जब उनकी सेहत ठीक होगी, डॉक्टर इजाज़त देंगे, वो उसी वक्त आ जाएंगे। उसका वज़ीर आज़म के साथ या किसी और से तल्लुक़ नहीं है, उनकी सेहत के साथ तल्लुक़ है। जब भी ठीक होंगे वो आ जाएंगे अल्लाह के फजल से। सर इस वक्त ऑपोजिशन जिस तरह जुड़ के आप लोग बयानात भी बड़ा संभल के देने लग गए हैं, एक दूसरे के बयान को भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपकी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो क्या एक बार फिर आप लोग आमने सामने होंगे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जैसे माजी में एक दूसरे को बहुत से ऐसे बयानात कहे जिस पर बाद में पछताना पड़ा? क्योंकि सियासत का तो दिल नहीं होता, या आप जरा संभल कर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इंदा के इलेक्शन तो हमने अपने अपने लड़ने हैं। हमारे मंशूर पार्टी हैं, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, अपना अपना मंशूर है, मैनिफेस्टो है, अवाम के पास जाएंगे। और ये जो है ये तो वन पॉइंट एजेंडा है कि जो जॉइंट अपोजिशन हमेशा पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो अपोजिशन होती है वो मिलके भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है कि सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना और साथ ही साथ उनको डायरेक्शन पे लाना। ठीक है। अब उससे अगर बात बढ़े तो फिर यकीनी तौर पे ये जो हम काम कर रहे हैं उस पर भी वो इकट्ठे होकर चलते हैं। तो वो इकट्ठे हम हैं इस वन पॉइंट एजेंडा पे। ठीक। आगे क्या होता है वो तो इलेक्शन आएगा। बाज़ लोग अलायंस बनाते हैं, बाज़ लोग नहीं बनाते, सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती। ये तो इलेक्शन की मोडालिटीज़ हैं। अभी ये कहना कि कल को आमने सामने, वो तो मुख्तलिफ हम हैं, 100% मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। PMLN सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। तो वो तो उस वक्त इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट भी होती है, मिलके भी इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन ये अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, और ना मेरा नियर फ्यूचर में ये आप या आइंदा इलेक्शन में मेरा हाल इसके इम्कानात बहुत कम है। ठीक है, हम एक बड़ी पार्टी है, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे अपने मंशूर पे, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मंशूर पर इंतखाब लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवीर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ थे। वन पॉइंट एजेंडा पर ऑपोजिशन इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना, क्योंकि राना तनवीर ये कह रहे हैं कि फेलियर कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कि क्या ऑप्शंस मौजूद हैं अपोजिशन और हुकूमत के पास अदम एतमाद तहरीक के मामले को लेकर। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अदम एतमाद तहरीक को लेकर हुकूमत पुर एतमाद है, अपोजिशन भरपूर तौर पर एतमाद है, मगर असल मामले का आगाज़ होगा जब रिक्वेजिशन दी जाएगी अपोजिशन की तरफ से, फिर इजलास बुलाया जाएगा तो आइनी और कानूनी मामलात शुरू होंगे। किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ेगा, क्या ऑप्शंस रहेंगी हुकूमत और अपोजिशन के पास, और किसका पलड़ा कैसे भारी हो सकता है, इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
सर, तहरीक अदम एतमाद को लेकर काफी कंफ्यूजन है। इजलास की रिक्विजिशन फाइल होने के बाद इजलास बुलाना जरूरी है? कितना वक्त होगा कि लिया जा सकता है इस इजलास को कॉल करने के लिए? देखिए, हमारा जो आइन का शेड्यूल 2 जो है उसमें सारी डिटेल इसके बारे में तफसील के साथ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का तरीका बताया गया है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अपोजिशन ने जब तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी तो कौमी असम्बली के सेक्रेटरी या स्पीकर को 65 अराकीन पर मुश्तमिल जो है दस्तखत की जाएंगे, दस्तखत होंगे उनके बाकायदा, और वो 65 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन तादाद जो है वो 65 है। 20% के हिसाब से 341 का हाल है इस वक्त। तो वो 65 अराकीन की तरफ से ज्यादा जितने भी मेंबर ज्यादा बनते हैं वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली को तहरीक का नोटिस पेश करेंगे, और सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो है वो स्पीकर को फौरन तौर पर स्पीकर को अपनी रिकमेंडेशन पेश करेगा, और स्पीकर कौमी असम्बली जो 7 दिन और 14 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का आईनी और कानूनी तौर पर मजाज है। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन और कम से कम 7 दिन। जिस वक्त ये इजलास तलब कर लिया जाएगा बाकायदा जहर है, उस वक्त अपोजिशन की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो 172 अराकीन की अपनी स्ट्रेंथ जो पावर ऑफ है वो अपना शो करें, दिखाएं। तो हुकूमत के अराकीन की मर्जी है कि वो कौमी असम्बली में आते हैं नहीं आते, लेकिन चंद लोग आ भी जाएंगे वो ताकि कोई पूरी कार्रवाई देख ले, लेकिन अपोजिशन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी ऐड होती है। जिस वक्त हमारा कौमी असम्बली का जब इजलास हो जाएगा, तलब कर ली जाएगा, तो स्पीकर जो है करारदाद पढ़ के सुनाएगा, और इसके बाद जो है लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो अपनी इस करारदाद के हक में अपने दलाइल पेश करेंगे, और हुकूमत का कोई नुमाइंदा जो होगा वो उसकी मुखालफत में अपने दलाइल पेश करेगा। इसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी, डिवीजन बन जाएंगे यस और नो के, और जो तहरीक एतमाद के जो हामी हैं वो आपके एक नेक्स्ट बाई तरफ की लॉबी में जाएंगे, और जो हुकूमत के खिलाफ हैं इस करारदाद के वो राइट हैंड पे चले जाएंगे। इसके बाद वहाँ रजिस्टर होगा, बाकायदा गिनती की जाएगी, और गिनती के बाद वो घंटियां बजेगी, और इजलास के दरवाजे के कौमी असम्बली के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और इसके बाद जब डिवीजन का मुकम्मल हो जाएगा तो फिर गिनती के बाद जो है स्पीकर सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो है वो स्पीकर को पेश करेगा कि ये तादाद सामने आ गई है। और लेकिन बहरहाल जो आजकल को मीडिया डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम करेगा उसी टाइम अंदाजा हो जाएगा कि 172 अराकीन की क्या पोजीशन है। अब 172 साहब थोड़ा सा इसको और खोलते हैं, मैं इसके ऊपर आऊंगी भी। जब आप उन्हें कह रहे हैं कि वो लॉबीज में जाएंगे, आपने कहा कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना। शेख रशीद साहब ने भी आज कुछ कहा, ये सुनिएगा, फिर मैं इस पर सवाल रखती हूँ। इजलास की रिक्विजिशन की दरखास्त के मौसूल होने के 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने इजलास बुलाना होता है। इजलास की रिक्विजिशन और अदम एतमाद की तहरीक 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, और अगर अदम एतमाद की तहरीक पे भी 3 दिन 2 दिन स्पीकर साहब के पास होते हैं, फिर 7 दिन उस पर तकरीरें और उसके बाद वोटिंग होती है, तो अभी दिल्ली दूरस्त और ये कमोबेश 1 महीने का प्रोसीजर है। तो कम से कम अगर रिक्विजिशन जब दी जाती है उसके बाद 28 से 30 दिन, 25 से 30 दिन, इतना वक्त लगेगा इसके एग्जीक्यूट होने में, इसी तरह है। देखिए, हमने तो प्रैक्टिकल देखा है। ठीक है, थ्योरी अपनी होती है, शेड्यूल 2 में तो उसका जिक्र भी किया गया है। हमने तो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, मैं वहां मौजूद था, मैंने कौमी असम्बली में सारी कार्रवाई देखी है। उसमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन गुलाम मुस्तफा जतोई ने स्पीच की है, और लीडर ऑफ दी हाउस जो है वो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खिताब किया है। इसके बाद वहाँ के डिवीजन में चले गए, और ये 14 दिन के अंदर अंदर वो कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी, 7 दिन 14 दिन के दरमियान। तो ज़ाहिर है अभी अगर कौमी असम्बली के उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली मलक खालिद थे, और उन्होंने बड़ी गैर जामना तरीके से, इंतहाई न्यूट्रलिटी तरीके से अपना हाल चलाया। जब गवर्नमेंट अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी, तो आप ये देखें जमहूरी रवायत क्या होती है। मेरे सामने गुलाम मुस्तफा जतोई ने बेनजीर भुट्टो साहब को मुबारकबाद दी, सर पे हाथ रखा, बेटी कहा, और साथ ही नवाज शरीफ साहब ने आगे बढ़कर बेनजीर भुट्टो साहब को मुबारकबाद पेश की। आप माइंड ना करें, इस मुल्क में होता रहता है। तो ये होते हैं तरीके। अब अगर हमारा स्पीकर साहब अगर राइट लेफ्ट अप या डाउन अगर कोई हरकत वो करता है,
तो अब तमाम कौमी असम्बली में देखेगी, कौमी देखेगी, दुनिया में देखेगी, कौमी असम्बली स्पीकर के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। कंवर साहब मैं इसी को तारीखों को ही दोबारा कर लेते हैं सर। जैसे शेख रशीद तो ये कह रहे हैं 2-3 दिन स्पीकर के पास हैं, 7 दिन तकरीरों के लिए हैं, तो महीना या 25-26 दिन लगेंगे। अगर मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल रखूं, जो अपोजिशन इस वक्त तक कह रही है, या बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च में चलते हैं, बार बार बता रहे हैं कि 8 मार्च को पहुंचेंगे तो तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन दे दी जाएगी। अगर 8 मार्च को ये रिक्वेजिशन दे दी जाती है तो कितने वक्त के अंदर इजलास बुलाना जरूरी होगा स्पीकर साहब के लिए, अगर 8 को ये दे दी जाती है रिक्वेजिशन? तो ज़ाहिर स्पीकर साहब को 14 दिन के अंदर अंदर तो कौमी असम्बली इजलास तलब करना पड़ेगा। वो तो ज़ाहिर, अब आपके ठीक है उनके पास कोई खास सीक्रेट कोई क्लास है तो उसका तो हमें नहीं मालूम, वो शायद स्पीकर साहब ने अपनी दराज में रखी हो क्लास। अगर 8 मार्च को दरखास्त दी जाती है तो क्या 22 मार्च तक इजलास बुलाना जरूरी है? आखिरी दिन 22 मार्च बनेगा, 22 मार्च से पहले इस इजलास को कॉल आउट होना है? हो सकता है, चलो ये भी चले मान लें स्पीकर साहब ने कह रहे हैं 28 मार्च को करना है, 25 मार्च को करना है, 28 मार्च को करना है, वो ठीक है। लेकिन एतमाद की तहरीक आने के बाद 14 दिन में करें या 28 दिन में करें, ये स्पीकर साहब की अपनी सवाबदीद पे जैसे तो बता रहे हैं। लेकिन हमने तो आपको माजी का तौर पर बता दिया, चश्मदीद तौर पर हमने पाकिस्तान की तहरीक एतमाद देखी है। अब इसके बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद ये पहली सर आईनी तौर पर कितनी सपोर्ट, मैं फिर इसलिए सवाल रख रही हूँ कि आप जब 14 दिन कहते हैं तो क्या 8 तारीख को देने के बाद 22 मार्च से पहले या 22 तक ही इजलास बुलाया जाना जरूरी है या इसके बाद भी बुलाया जा सकता है? तो इसको साथ जोड़ लीजिएगा, बार बार स्पीकर की बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब का किरदार कितना अहम है, क्या अहमियत है, क्या इख्तियार है उनके पास? नहीं ठीक है, स्पीकर साहब के पास तो सवाबदीद इख्तियार दिए जाते हैं। ये ज़ाहिर है वो एक स्पीकर हैं, हाउस के कस्टोडियन हैं, उनको अगर ये 14 दिन के बजाय अगर वो कहेंगे 22-23 मार्च को पाकिस्तान का कौमी दिन भी आ रहा है और इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो इसके बाद अगर वो चाहें तो वो इसमें मजाज हैं, वो कर सकते हैं। 25 मार्च को करें, 28 मार्च को करें, वो कोई हर्ज नहीं होता है। मुल्क का तो देखा जाता है, इंटरेस्ट भी देखा जाता है, स्टेट का इंटरेस्ट भी देखा जाता है। तो जो उसके पास इख्तियार होते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास, वो कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जो मैं आपका प्रोग्राम बड़ा अहमियत का हामिल है, हम ये कहना चाहते हैं, ये ठीक है 14 दिन के बाद करें, 18 दिन के बाद करें, ये स्पीकर साहब की चले सवाबदीद पे छोड़ देते हैं। मैं तो आपको अपना आइन का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड शेड्यूल है उसके बारे में बता रहा था। अब आप आगे चलें। अब अगर जिन लोगों ने जो तहरीक इंसाफ की जो नाराज अरकान कौमी असम्बली है उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ कि बड़ी अब हम शुदा बातें सामने आ रही है। मैंने अपने काले में पूरा डिटेल जिक्र कर भी दिया है। अब उसमें ये होगा कि जब तहरीक इंसाफ के अगर नाराज दोस्त या नाराज MNA जो हैं, अगर तहरीक एतमाद में हुकूमत के खिलाफ जाते हैं तो फिर कौमी असम्बली के स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उनको लॉबी में मना करें या डिवीजन में जाने से मना करें। ये इख्तियार नहीं है। ये बाद में जो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द पार्लियामानी पार्टी है, वो जो है बाकायदा उनको खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करेगा, उनको इंडिविजुअल बुलाएगा और इसके बाद वो रेफरेंस देगा स्पीकर कौमी असम्बली को। स्पीकर कौमी असम्बली उसकी अपनी कार्रवाई करने के बाद, उनको चार्जशीट करने के बाद, उनको हियरिंग देने के बाद, इसके बाद वो रेफरेंस भेजेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। उसमें आइन में लिखा हुआ है 30 डेज हैं स्पीकर साहब के पास इंक्वायरी करना या हियरिंग करना। इंक्वायरी नहीं कर सकते, हियरिंग करेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ जो रेफरेंस जाएगा तो वो उसके बाकायदा फैसला करने का मिजाज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत। लेकिन उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, बड़ा पेचीदा मसला है। उसमें सब स्टेटमेंट ली जाएगी, उनके ख्यालात सुने जाएंगे, इसके बाद वो अपना फैसला करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर हो सकती है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा पेचीदा मसला, इतना आसान नहीं है। लेकिन स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है। ये साहब हमारे साथ रहिएगा। कह रहे हैं कि मुनहरिफ अरकान को शोकॉज करना, फिर स्पीकर से होते हुए इलेक्शन कमीशन तक जाना तो एक तवील प्रोसेस है, 30 दिन स्पीकर के पास हैं, तो वहां पर तो उनका इख्तियार और किरदार नहीं है। मगर ऊपर उन्होंने बात किया इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो इजलास बुलाया जाएगा उसमें उनके किरदार की अहमियत है। तो इस मुतालिक कुछ मजीद सवाल भी उनसे करेंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कंवर दिलशाद साहब, आपने भी बात की स्पीकर के सवाबदीदी इख्तियार की, ऑपोजिशन भी इसको बहुत वे कर रही है कि देखते हुए आगे बढ़ा जाए। क्या ऑपोजिशन एक ही वक्त में स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ इकट्ठी ये करारदाद पेश कर सकती है तहरीक अदम एतमाद की? उस सूरत में चीजें कैसे कंडक्ट होंगी? ये कर सकते हैं, ये मैंने अपने कालमे में जिक्र किया हुआ है। वो स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बैक वक्त जो है तीनों के खिलाफ जो है सेक्रेटरी कौमी असम्बली को अपनी करारदाद पेश कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। लेकिन स्पीकर जो है उसको टर्न बाई टर्न करेगा। लेकिन अगर जब स्पीकर के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो स्पीकर उस कौमी असम्बली का इजलास की सदारत करने का मिजाज नहीं है। अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ है तो डिप्टी स्पीकर भी जो है वो कौमी असम्बली का इजलास की सदारत नहीं कर सकते। इसके लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो सीनियर तरीन मेंबर कौमी असम्बली को वो नामजद करेंगे। तो ये सदर का फिर इख्तियार हो जाएगा कि वो किसे कहते हैं कि आप कंडक्ट करें इस इजलास को, और फिर उसके बाद वोटिंग पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए होगी या स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए होगी खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सूरत? वो सबसे पहले तो अपोजिशन भी कह सकती है कि सबसे पहले आप स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ कर लें, डिप्टी स्पीकर कर लें, प्राइम मिनिस्टर को बाद में कर लें। वो तो अपोजिशन कहेगी ना, उसके मुताबिक ही टर्न बाई टर्न चलेगा। अगर स्पीकर के खिलाफ हो जाता है तो स्पीकर के खिलाफ हो जाएगी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ डिप्टी स्पीकर। बैक वक्त जमा हो सकती है तीनों की दरखास्त जमा बैक वक्त हो सकती है। तो क्या इसकी एग्जीक्यूशन या इसका कंडक्शन भी एक ही दिन में होगा या अलग अलग दिनों पे भी जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन जो होगी, रायशुमारी खुफिया रायशुमारी नहीं होती, वो तो ओपन है डिवीजन के जरिए, उसमें पूरा दिन लग जाता है। तो एक दिन के अंदर तीनों का फैसला होना नामुमकिन है। तो इसके बाद वो नेक्स्ट डे जो है स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक ही दिन हो सकती है, वो है बाई सीक्रेट बैलेटिंग। तो बाई सीक्रेट बैलेटिंग में भी तकरीबन 8-9 घंटे लग जाते हैं। इसी तरह से तो ये है कि तो 2 या 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन पहले वो कहेंगे जिस स्पीकर के खिलाफ कर दे तो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए पहले स्पीकर कौमी असम्बली को, मेरा अपना ख्याल यही है कि पहले ये कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी क्योंकि वो सीक्रेट बैलेटिंग है। और इसके बाद डिप्टी स्पीकर वो एक ही दिन में हो जाएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला एक ही दिन में हो जाएगा। वो सीक्रेट बैलेटिंग हो गए, एक ही दिन में वो अपने वोट कास्ट हो जाएंगे। 2 बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे और कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए डिप्टी स्पीकर लिया एक ही दिन फैसला हो जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो होता है ओपन रायशुमारी है। अब ज़ाहिर है ओपन रायशुमारी में डिवीजन में जाना, लाइन में जाना, उसमें तो उसमें तो कोई वोट मुस्तरद होने का चांस नहीं होता ओपन रायशुमारी में। तो लेकिन वो ये एक बात में रात 12 बजे तक 2 बजे तक कर लें, एक दिन में भी हो सकता है। जब पूरा कौमी असम्बली इजलास हो रहा है तो मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर के भी खिलाफ भी कर लें, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी कर लें, इसको कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ भी कर लें। ये तो जो रूल्स है इसका अपना पार्लियामेंट्री एक्ट के मुताबिक। अच्छा दिलशाद साहब, ये फरमाइएगा कि वजीर आजम के खिलाफ अगर नाकाम रहती है तहरीक अदम एतमाद तो अपोजिशन अगले 6 माह तक इसको प्रोसेस नहीं कर सकती दोबारा। क्या स्पीकर के खिलाफ भी ऐसे ही है या मुख्तलिफ सूरत हाल है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर एक दफा जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है और नाकाम हो जाती है तो 6 महीने तक ना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी नहीं, कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ भी नहीं और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी नहीं पेश हो सकती पर 6 माह। ठीक है सर, एक बात और बताइएगा, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नक्शा क्या होगा? सिर्फ वजीर आजम इमरान खान नहीं वजीर आजम रहेंगे और बाकी हुकूमती मामलात वैसे ही चलेंगे? देखा जी, अगर देखो जी तहरीक अदम एतमाद पेश करना कोई ऐसी खराबी नहीं है। ये जमहूरियत का एक मजबूती की अलामत है, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस का एहतसाब है। इसमें सबसे बड़ी बात है अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कामयाब हो जाती है तो फिर नेक्स्ट लीडर ऑफ द हाउस जो है वो जो उसका मुंतखब पार्टी अंदर से करते हैं, बाहर से करते हैं, फिर उसके बाद एतमाद का वोट भी देना पड़ेगा हमारे कौमी असम्बली के अरकान को। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नेक्स्ट लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करना पड़ेगा और वो भी। और ये इंतखाब अगले कितने दिनों में जरूरी है और उसका तरीकाकार क्या होगा? वो तो ठीक है, तो जब नया लीडर ऑफ द हाउस होगा तो उस एतमाद का वोट लेगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो भी जिसको लीडर ऑफ द हाउस नामजद किया जाएगा तो वो कौमी असम्बली के अरकान से एतमाद का वोट लेगा। इसी तरह जैसे कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो गया, इसी तरह एतमाद का वोट लेने के 2 डिवीजन बनेंगे। तो दिलशाद साहब, ये कितने दिनों में होगा? इधर अदम एतमाद होगा उसी दिन नया कायदे ऐवान चुनना होगा या उसके लिए कोई टाइम फ्रेम है? अगर इन तीनों को टाइम फ्रेम तो नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको चाहे जो नामजद पार्ट कहेंगे जी लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करें तो लीडर ऑफ द हाउस उसी दिन भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है। देखो ना शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जब हुआ था तो 2 दिन लग गए थे ना, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने नवाज शरीफ साहब जो थे वो सरगोश हो गए थे तो शाहिद खाकान अब्बासी ने एतमाद का वोट लिया था। तो इसी तरह से एतमाद का वोट फिर लेना पड़ता है। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक अदम एतमाद का अमल एक बार दरखास्त दिए जाने के बाद किस तरह आगे बढ़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल में देखना यह है कि स्पीकर का किरदार कितना न्यूट्रल रहता है, और ये भी देखना ज़रूरी होगा कि अपोजिशन किस तरफ बढ़ती है, पहले स्पीकर के मामले को लेकर या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले को लेकर। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।